हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की अकाउंटिंग में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन वन शॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और एंड तक वीडियो देखिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी स्टेज पर अपनी कॉमर्स की जो जर्नी है उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं आते हैं तो ये वीडियो उस तक पहुँचाइएगा, क्योंकि चाहे आप 11th में हैं, चाहे आप 12th में हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीकॉम, बीबीए या सीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको डेबिट क्रेडिट नहीं आता यानी आपको अकाउंट्स नहीं आती है तो इसके बिना आपका जो काम है वो चलेगा ही नहीं। तो इसलिए डिटेल्ड वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो हम डेबिट क्रेडिट में पढ़ते हैं वो क्या है कि भाई दो इम्पैक्ट होते हैं। अकाउंटिंग में हम जो भी पढ़ते हैं वो दो इम्पैक्ट के साथ पढ़ते हैं। नॉर्मली जो आप पढ़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो आप अकाउंटिंग के अंदर जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं क्लास 11th में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ा हुआ है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसमें आपने दो इम्पैक्ट पढ़े हुए हैं ना, कि हर चीज़ के दो इम्पैक्ट होते हैं और उसका जो हम आउटकम निकालते हैं या तो वो प्लस करते हैं या फिर उसको माइनस करते हैं। यही दो चीज़ें हो सकती है ना बेटा, या तो हम प्लस करते हैं उसको या फिर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच की बात करते हैं डबल इम्पैक्ट की, और अगर आप देखते हैं कि भाई दो इम्पैक्ट देखने हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन प्लस माइनस करते हैं, तो पूरी अकाउंटिंग में प्लस माइनस ही कर करके काम चला लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो हम पढ़ने वाले हैं, डेबिट और क्रेडिट की जो अप्रोच है वो ज़्यादा साइंटिफिक है, ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, और इससे आपको ज़्यादा सटीक अकाउंटिंग करने का मौका मिलता है। क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप देखें तो आप एक ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, उसकी इंपैक्ट दिखाते हैं, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, फिर एक न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं, फिर एक और ट्रांजैक्शन होती है, फिर न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है आप खुद सोच के देखिए। अगर इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन, क्योंकि आपने अकाउंट्स में अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर जब भी पढ़ा तो आपको 10, 12, 15, 20 बड़े से बड़े क्वेश्चन में इतनी अकाउंटिंग मतलब इतनी ट्रांजैक्शन दी गई है। लेकिन क्या सच में बताइए, क्या इतनी ही ट्रांजैक्शन होती है एक बिजनेस में? मैं कहता हूं छोटे से छोटा बिजनेस जो भी चला रहा है, एक सड़क किनारे कोई ठेला लगा करके भी कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो वो भी 20,000 ट्रांजैक्शन एक दिन में कर देता होगा। और आपको तो पूरे साल भर की अकाउंटिंग करनी होती है, अकाउंटिंग पीरियड के लिए अकाउंटिंग करनी होती है। तो आप खुद सोचिए, क्या ये तरीका ज्यादा बेहतर है? नहीं है। ठीक है, और आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसमें से कुछ एक चीज़ निकाल करके एनालाइज करनी हो तो वो बेटा नहीं हो सकता। तो इसके लिए ज़्यादा बेहतरीन तरीका निकाला गया जिसको हम डेबिट एंड क्रेडिट अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट अप्रोच। अब बेटा इसमें हमें यही पढ़ना है कि डेबिट और क्रेडिट कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। एक इम्पैक्ट जो होगा वो डेबिट होगा और दूसरा इम्पैक्ट जो होगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यही आज का मुद्दा है कि हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक बार को हमने सीख भी लिया है, इस चैनल पे आपको पढ़ा भी दिया है, आई होप आपने देखा भी होगा। तो डेबिट और क्रेडिट है क्या, सबसे पहला प्रश्न यही उठता है। तो डेबिट की अगर हम बात करते हैं तो डेबिट लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, एक अकाउंट की लेफ्ट साइड को हम डेबिट बोलते हैं, और राइट साइड को, किसी भी एक अकाउंट की राइट साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रेडिट बोलते हैं। है सर सच्ची? बिल्कुल जी बिल्कुल। अब अगर हम देखें, अकाउंट बनाकर ही देख लें। तो बेटा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, हम अकाउंट को क्या बोलते हैं, अकाउंट इज अ टी शेप फॉर्मेट, है ना। तो ये डेबिट साइड होता है अकाउंट की, जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये डेबिट साइड है, और ये क्या बेटा, क्रेडिट साइड। कॉलम इसके अंदर और भी होते हैं, जैसे डेट का कॉलम यहाँ पे आता है, अमाउंट का भी कॉलम आता है, ये पर्टिकुलर का कॉलम होता है, और सेम इस साइड पे भी ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं बस यही बोलूँगा फिलहाल मैं यही बोलूँगा कि ये क्या है, ये एक टी शेप फॉर्मेट है। तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड अभी देखने के लिए, दिखाने के लिए बस मैंने आपको बताई। ठीक, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं कि सर डेबिट साइड हमें समझ में आ गया, लेफ्ट साइड पे होती है अकाउंट के, राइट साइड पे क्रेडिट साइड होती है, लेकिन डेबिट कब करते हैं, क्रेडिट कब करते हैं, यही तो सीखना है सर, तो वो सिखाओ। तो चलिए शुरू करते हैं समझना। तो बेटा आपको
ये सीखने के लिए पहले समझना होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को। क्या पढ़ना होगा बेटा? टाइप्स ऑफ अकाउंट को पढ़ना पड़ेगा कि अकाउंट के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो बेटा अकाउंट के टाइप पढ़ने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। पहली है बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच, और बेटा दूसरी आपको दिखाई देगी मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, इससे हम पढ़ेंगे हम कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं। सर ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें? पहले ये बताओ कि अलग अलग तरह के अकाउंट्स क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं। तो बेटा जब भी आपको डेबिट क्रेडिट करना होता है ना, तो आपको ये देखना होता है कि जो भी अकाउंट है उसका टाइप क्या है, किस टाइप का, किस नेचर, उसका नेचर क्या है। ठीक है, और नेचर को दो तरीके से दिखाया जा रहा है, ट्रेडिशनल अप्रोच से, ठीक है, और मॉडर्न अप्रोच से। अब इन दोनों में से चाहे आप इस अप्रोच को फॉलो करो तब भी आप सही डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे, और चाहे आप इस अप्रोच को फॉलो करो तब भी आप सही डेबिट और क्रेडिट ही करने वाले हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो सर फिर क्या करें? पहले बेटा हम पढ़ते हैं जो मुझे कंपैरेटिवली आसान लगती है, जो बच्चे का पहला एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो पहले मैं मॉडर्न अप्रोच पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, यहां पे आपको 5 तरह के अकाउंट पढ़ने हैं, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, कौन कौन से जो इस अप्रोच ने क्लासिफाई करें? पहला आता असेट अकाउंट, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा कैपिटल, चौथा एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस, पांचवा इनकम या फिर प्रॉफिट या फिर आप गेन कह सकते हो। तो बेटा ये 5 तरह के अकाउंट ये बताते हैं, और हर अकाउंट को सीधे बोल दिया कि ये इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, इंक्रीज होने पे डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे शॉर्ट में। मैं आपको यहाँ पे इसको भी बता देता हूँ तब तक। यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन है। पहला है बेटा पर्सनल अकाउंट, दूसरा है बेटा इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसके अंदर से आपको 2 और तरह के अकाउंट देखने को मिलेंगे। पहला आएगा रियल अकाउंट, दूसरा आएगा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, यहां पे आपको 3 क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगी। पहला आएगा पर्सनल में नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा आएगा बेटा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा आएगा बेटा यहां पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये आएगा। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा गैप दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन है। पहले हम ये पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, थोड़ा आपको आसान लगे। आपने यहाँ क्लासिफिकेशन देख के आपका दिमाग खराब हो गया होगा कई बच्चों का। तो ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की, और इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, बस सीधे बता दिया गया है कि पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, असेट्स। एक होता है असेट का अकाउंट, एक बेटा लायबिलिटी। और मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए हैं तो आपको पता होगा कि लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों ही लायबिलिटी है। कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी, और जिसको हम नॉर्मली लायबिलिटी बोलते हैं वो एक्सटर्नल लायबिलिटी के लिए यूज किया जाता है वर्ड, है ना। तो दोनों लायबिलिटी, इनका रूल भी एक ही होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहाँ पे रूल क्या कहता है? रूल बहुत प्यारा है
कह रहे हैं असेट अगर इंक्रीज होगी, बेटा इंक्रीज के लिए मैं ऊपर का एरो यूज कर रहा हूं कि असेट अगर इंक्रीज होगी तो बेटा डेबिट कर देना, ठीक है, और असेट अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट कर देना। असेट इंक्रीज होगी, बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, असेट घटेगी तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हमने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग खरीदने पे इंक्रीज होगी ना कि भाई मेरे बिजनेस में एक और बिल्डिंग ऐड हो चुकी है, तो बेटा तब हम उस बिल्डिंग अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आ रही है बात समझ? अभी कुछ इसका ना एग्जाम्पल भी करके देखेंगे, टेंशन मत लो। लाइबिलिटीज की बात करते हैं। देखो असेट का उल्टा लाइबिलिटी होता है, तो याद रखना भी आसान है कि अगर असेट बढ़ रही थी तो डेबिट हो रहा है, तो लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये याद ही रखना है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझाऊं, ये याद ही रखना है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज या कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटीज या कैपिटल डिक्रीज होती है, कम होती है तो बेटा डेबिट करते हैं, ओके। ये 2 बल्कि 3 अकाउंट्स के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए कि डेबिट क्रेडिट कैसे होता है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम आगे एक्सपेंसेस की या फिर लॉसेस की। और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी बेटा, इनकम, प्रॉफिट और गेन की। तो बेटा देखो एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, ठीक है। अगर हम इनकम, प्रॉफिट और गेन की बात करते हैं तो एक्सपेंस का उल्टा इनकम होता है, यानी खर्चा है, ये इनकम यानी आय है हमारी। तो बेटा ये अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। बेटा यहां तक तो खेल मुझे अच्छा लग रहा था, जो मैं बुक्स में पढ़ता हूं यहां तक मुझे खेल अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही हम एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, इन सब की बात करते हैं, मुझे थोड़ा ना अजीब लगने लगता है। ये आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं है, कि बेटा एक्सपेंसेस इंक्रीज कहाँ होते हैं, एक्सपेंसेस तो होते हैं बस। मैं हर बार यही एग्जांपल देता हूँ, बहुत सही एग्जांपल है कि मुझे ऑफिस आना था, ऑफिस आया मैं ऑटो करके, ऑटो वाले ने बोला भैया 100 रुपये हो गए, मैंने 100 रुपये दे दिए, ये मेरा खर्चा हुआ है। इंक्रीज क्या होता है, खर्चा होता है, इनकर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकर हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं वापस जा रहा था ऑफिस से काम करके, तो अब ऑटो वाला मिला, ऑटो वाले ने बोला कि भाई साहब ट्रैफिक बहुत है, ऑटो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन मैं 150 रुपये लूंगा। अब बताओ, ये भी तो खर्चा हुआ ही है ना। एक्सपेंस डिक्रीज कहाँ होता है। मैं यहां पर थोड़े टर्म्स को चेंज करना चाहता हूं, जिस तरह से शब्दों को इस्तेमाल करके आपको समझाया जा रहा है उसको बदलना चाहता हूं, थोड़ा सरल करना चाहता हूं कि जो आपकी किताबें हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें मतलब वो समझाना क्या चाहती हैं। अगर सुबह मुझसे 150 रुपये लिए होते और शाम को मुझसे ऑटो वाला कहे 100 रुपये दे दो, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा 50 रुपये का एक्सपेंस कम हुआ है। क्या उस 50 रुपये का रिकॉर्ड किया जाएगा? 50 रुपये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते जो कम हो रहे हैं। तो बेटा यहां पर एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है डेबिट। अब मैं एक बार क्या हुआ, मैंने ऐसे ही वीडियोस बनाकर मैं पढ़ा रहा था, लाइव पढ़ा रहा था शायद, तो मैंने ऐसे एरो नीचे डिक्रीज करने का नहीं दिखाया, एरो में दिखा रहा था कि भाई मैं इससे इसके बारे में कुछ बता रहा हूं, तो मैं इस बार एरो नहीं खींचूंगा भाई। ये तो बच्चे बोलते सर डिक्रीज क्यों हो गया। हाँ, तो बेटा अगर हम बात करते हैं इस डेबिट की, तो यहां पे डेबिट का मतलब है रिकॉर्ड करना, ठीक है। इंक्रीज जो है वर्ड यूज कर रहे हैं ना, एक्सपेंस और लॉसेस को इंक्रीज करना, इंक्रीज नहीं हो रहा, रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई 100 रुपये खर्चा हो, चाहे 150 रुपये खर्चा हो, चाहे 50 रुपये खर्चा हो, चाहे 2 रुपये खर्चा हो, खर्चा हो रहा है तो उसको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो उसे बोल रहे हैं कि एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, ये उनका कहने का तरीका है, ठीक है। मैं बुक को भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनका कहने का तरीका है। तो मैं अगर बोलूँ तो मैं कहूँगा कि एक्सपेंसेस होंगे तो हम उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो रिकॉर्ड करते वक्त हम उसको डेबिट करते हैं। ऐसे ही बेटा इनकम की बात करूं तो इनकम बेटा क्रेडिट, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, मैं नहीं बोलता, मैं कहता हूं रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिट कर दो
कि बुक्स ऑफ अकाउंट में आप जैसे मान लो आपने ये पेन है, ये पेन बेचा मैंने, तो पेन बेचा, मेरे पास पैसा आया होगा ना, तो वो मेरी इनकम है। उस इनकम को रिकॉर्ड करूंगा तो मैं बोलूंगा सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेल्स एक इनकम है, इनकम को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। ठीक है, ऑटो वाले को मैंने भाड़ा दिया तो मैं क्या बोलूंगा, ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट। ये रिकॉर्ड किया जाता है, मैं नहीं मानता इसको इंक्रीज करना बोलना चाहिए। ठीक है, तो सर ये इंक्रीज डिक्रीज बोल क्यों रहे, किस सेंस में बोल रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। बेटा देखो कि जब भी असेट और लाइबिलिटीज तो ऐसी चीज हैं जो हमारे बिजनेस में थोड़े टाइम तक रहती हैं, लेकिन सोचो आपने ऑटो में बैठे और ऑटो से उतरे और आपने 100 रुपये दे दिए, वो बेटा खर्चा यूं कंज्यूम हो गया। असेट मैंने कोई स्टॉक खरीदा, फॉर एग्जांपल मैं गुड्स सामान बेचता हूं, मान लो ये पेन बेचता हूं, तो ये पेन कुछ टाइम तक मेरे बिजनेस में रहेगा, एकदम से वैनिश नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं ऑटो में बैठा और ऑटो से उतरा तो कुछ ही मिनटों के अंदर, ठीक है, कुछ ही समय के अंदर वो एक्सपेंस कंज्यूम हो चुका है, दिखेगा भी नहीं। आ रही है बात समझ में? और एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करने का लॉजिक ही यही होता है कि जितने हम अकाउंटिंग पूरे साल भर की करते हैं, तो पूरे साल भर में हमें अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना होता है कि हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ है हमें। तो उसके लिए बेटा प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एक्सपेंस और इनकम के बेस पर, कि अगर हमने बहुत सारी इनकम करी है और थोड़ा सा एक्सपेंस भी हुआ है तो इनकम माइनस एक्सपेंस उसे बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा, उसे प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, और अगर हमने एक्सपेंसेस बहुत सारे कर दिए और हमारी इनकम थोड़ी कम हुई है तो इसका मतलब एक्सपेंसेस माइनस इनकम इज इक्वल टू लॉस। ठीक है, तो हम इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड ही इस पर्पस से कर रहे हैं ताकि उससे साल के अंत में, इस साल के अंत में, जैसे 1 अप्रैल को हम हमारा एक पहला मतलब साल शुरू करते हैं, एकेडमिक ईयर, अकाउंटिंग ईयर शुरू करते हैं, और 31 मार्च अगले साल की 31 मार्च जो आती है उसमें हम अपना अकाउंटिंग ईयर खत्म करते हैं बेटा। तो बेटा यहां पर जितने भी यहाँ इस तारीख से शुरू हुए खर्चे इनकम, खर्चे इनकम, खर्चे इनकम, एक्सपेंस इनकम, एक्सपेंस इनकम, यहाँ पे आके सबका हिसाब किताब करके हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस या एक्सपेंस माइनस इनकम, जो भी फॉर्मूला लग रहा है ऐसे निकालते हैं। तो बेटा उसके लिए हम जितने भी एक्सपेंसेस, जितनी भी इनकम, उसको एक अकाउंट में पटकते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। और उस फाइनल अकाउंट का नाम क्या है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाम सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी वो अकाउंट जो हमें बताएगा कि पूरे साल भर में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब हमने रिकॉर्ड किया कोई एक्सपेंस हुआ, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, ठीक है, इनकम में सेल्स हो गई, हमें कमीशन रिसीव हुई, तो ये सब हमारी इनकम्स हैं, एक्सपेंसेस हैं। इन सबको मैं इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहा हूं, और जब साल खत्म हो जाएगा इन सारे अकाउंट्स की बैलेंसेस को निकाल करके मैं कहां पे रख दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। आ रही है बात समझ में? तो इन सारे के सारे अकाउंट से सब कुछ इंफॉर्मेशन खींच लूंगा। दैट मीन्स अब ये अकाउंट जैसे ही सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली, अकाउंट खत्म हो गए वो। तो पहले जब रिकॉर्ड किया था हर अकाउंट के अंदर, अलग अलग अकाउंट के अंदर रिस्पेक्टिवली रिकॉर्ड किया गया था, तो तब मैं एक्सपेंस को डेबिट कर रहा था और इनकम को क्रेडिट कर रहा था। लेकिन जब इन अकाउंट में सारी इंफॉर्मेशन निकाल करके, सारे बैलेंसेस निकाल करके मैं फाइनल अकाउंट में डालूंगा, तो अब ये अकाउंट्स डिक्रीज हो रहे हैं। यानी एक्सपेंस जब रिकॉर्ड किया था तो इंक्रीज बोल रहे थे, लेकिन अब ये एक्सपेंस को डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि उसको निकाल करके फाइनल अकाउंट में डालना। तो अब जैसे ही हमने रेंट अकाउंट था, इलेक्ट्रिक चार्जेस थे, टेलीफोन चार्जेस थे, इन अकाउंट को खाली कर दिया, तो अब क्या बोलेंगे कि एक्सपेंस डिक्रीज हो गए। और डिक्रीज कहां हो रहे हैं बेटा, फाइनल अकाउंट में जा रहे हैं। वो कुल मिला के क्या, फाइनल अकाउंट में जाके खत्म हो जाएंगे। जैसे ही मैंने सारे एक्सपेंसेस और इनकम को माइनस करके प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर दिया, तो क्या अब मुझे उन इनकम की और एक्सपेंसेस की जरूरत है? नहीं, क्योंकि जो जिस पर्पस से मैंने इनको रिकॉर्ड किया था वो तो मुझे पता चल चुका है कि इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बेटा अगर आप खाना बनाते हो, सब्जी छीलते हो, तो क्या छिलके संभाल के रखते हो कि चलो खाना खा लिया लेकिन छिलके संभाल के रखेंगे? अरे भाई अपना काम हो गया तो वो वेस्टेज है। तो जैसे ही हमें प्रॉफिट या लॉस पता चला तो एक्सपेंसेस और इनकम जो रिकॉर्ड कर रखे थे वो खत्म, खाली, जीरो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो एक्सपेंसेस का कम होना है, इसका मतलब क्या है, इसको फाइनल अकाउंट में डाल रहे हैं। और फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर करने को, फिर से मैंने एक एरो बना दिया, नहीं बनाना था,
ठीक है, फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर करने को हम बोलते हैं राइट ऑफ करना। क्या बेटा? राइट ऑफ करना। रिकॉर्ड करना मतलब बुक्स में लिखना और अब बुक से मिटा देना, क्योंकि इसका काम हो गया है बेटा। मैंने इसलिए बोला कि असेट और लायबिलिटी की बात कुछ और है, एक्सपेंसेस और इनकम के साथ यही होता है, उनको रिकॉर्ड करते हैं और राइट ऑफ करते हैं। रिकॉर्ड मतलब लिखा तो यानी बुक्स में इंक्रीज हो गए, और जैसे ही राइट ऑफ करा तो बुक्स से डिक्रीज हो गए। समझे मेरे भाई? और सेम इनकम के साथ हो रहा है कि बुक्स में लिखा तो क्रेडिट कर दिया और बुक्स से राइट ऑफ किया। राइट ऑफ का मतलब बेटा समझ में आया? खत्म कर दिया। जैसे ही फाइनल अकाउंट का एक हवन कुंड है, उसमें हमने आहुति डाली, स्वाहा, खत्म। ठीक है, तो उस राइट ऑफ करने को हम बोल रहे हैं कि एक्सपेंसेस डिक्रीज या इनकम डिक्रीज। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बुक्स में ऐसा क्यों लिखते हैं। तो इसका सेंस क्या है, इसको समझना हमें किस तरीके से चाहिए, इस तरीके से समझना चाहिए कि रिकॉर्ड और राइट ऑफ, रिकॉर्ड और राइट ऑफ। आई होप आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात। कोई भी दिक्कत परेशानी हो भाई, मैं हूं ना, कमेंट करो, प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे, जो करना है करेंगे भाई। आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन हो करके कॉमर्स अड्डा 24/7 का टेलीग्राम चैनल, गूगल फॉर्म्स मिल जाएंगी, जिससे आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर आपको एक कम्युनिटी मिलेगी, अकाउंट्स एंड BST बाय अमन सर। वहाँ पे आप अगर कुछ भी जैसे इंस्टाग्राम यूज़ करते हो ना, वैसे ही आप वहाँ पे कुछ भी कमेंट या मैसेज करोगे, डायरेक्टली मुझ तक पहुँचता है भाई। आपके लिए भाई अवेलेबल हैं हम लोग, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आने देंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये 2-3 तरीके मैंने आपको बताया जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके कम्युनिटी पे जुड़ जाओ, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए, आई होप यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो ये था बेटा मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से डेबिट क्रेडिट समझना, और सीधे रट्टा मारना भाई। और जैसे वो ना माला जपते ना, माला जपते हैं, बिल्कुल वैसे। और मैं, मेरी आदत खुद ऐसी है, आपको सिखाते सिखाते, आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं ऐसा ही हो गया हूँ। जब भी मैं आपको डेबिट क्रेडिट सिखाऊंगा, कोई जर्नल एंट्री करनी है, अकाउंट में कुछ लिखना है, तो बार बार मैं ये रिपीट करता रहता हूँ। और ये आप भी मूल मंत्र अपना लो कि अगर आप बार बार ऐसे रिपीट करते रहोगे, क्या बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग एक एसेट बढ़ती है तो डेबिट होता है। देख लो रैप, आप इसको मंत्र बोलो चाहे रैप बोलो, बस ऐसे करते रहो। ठीक है, मैंने भाई स्टॉक खरीदा, पैसा जा रहा है, पैसा एक एसेट है, कैश एक एसेट, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। आदत बन चुकी है, ब्लड में है। यही चीज़ ये आपको सुनने में बहुत छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन ये आपकी अकाउंट्स में आधी प्रॉब्लम खत्म कर सकती है बेटा। ठीक है, ये प्रॉमिस करके जाओ कमेंट सेक्शन में कि हम ये आदत अपनाएंगे। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, 1 महीना ढंग से पढ़ लो, ऐसे इस आदत के साथ पढ़ लो ना, आपकी अकाउंटिंग इंप्रूव हो जाए तब कहना। 1 महीना। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो ये हो गया बेटा मॉडर्न अप्रोच। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में, जिसमें हम टाइम लगाएंगे बेहतरीन। ट्रेडिशनल अप्रोच बेटा, इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि भाई एक तो पर्सनल अकाउंट है, और दूसरी तरह का होता है बेटा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट जो पर्सन से रिलेट करता है, और इम्पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट जो पर्सन से रिलेट नहीं करता है। इम्पर्सनल, नेगेटिव आ रहा ना कुछ फीलिंग कि पर्सनल पर्सन से, इम्पर्सनल उसका अपोजिट। बहुत बढ़िया। अब पर्सनल अकाउंट के अंदर मैंने आपको पहले क्या बताया? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, दूसरा क्या बताया बेटा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तीसरा क्या बताया बेटा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बेटा पहले ना इनका मतलब समझ लो,
क्योंकि असेट लायबिलिटी ये सब हमने बेसिक्स में कवर कर रखा है, वो मैंने आपको पढ़ा रखा है। लेकिन आपको यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, ये सब नहीं पता, तो यहाँ पे मतलब समझना जरूरी है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो होते हैं बेटा, जैसे राम का अकाउंट हो गया, ठीक है, सीता, ठीक है, गुन्नू, राहुल, श्याम। बेटा ये वो हैं जो नेचुरल पर्सन है, हमारी तरह ऊपर वाले ने बनाए हैं, ठीक है। कैसे, किसने बनाया बेटा? ऊपर वाले ने। जैसे हमें बनाया वैसे इनको भी बनाया। तो जैसे मैं हूं अमन, तो है ना अमन्स अकाउंट, तो ये क्या है बेटा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और इनको लिखने का तरीका भी एक स्पेसिफिक होता है। जैसे राम की बात करते हैं, तो या तो बेटा राम्स अकाउंट लिखेंगे, या तो राम लिखेंगे, बस अकाउंट लिखने की भी जरूरत नहीं है बेटा। कभी भी राम अकाउंट नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ये गलत है, इस बात पे ध्यान देना है आपको। तो आपको या तो राम्स अकाउंट लिखना है या राम लिखना है, राम अकाउंट नहीं लिखना है, ठीक है बेटा। चलिए फिर बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की। अब बेटा आर्टिफिशियल पर्सनल, आर्टिफिशियल नकली, यानी ये वो पर्सन है जो असली नहीं है। तो सर नकली वाले लोग कौन से होते हैं? तो बेटा असली तो ऊपर वाला बना रहा है, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो इंसान ने यहाँ धरती पे बना दिए। सर रोबोट? नहीं 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 बेटा, कानून ने बनाए हैं। जैसे कंपनीज होती हैं, वो क्या होते हैं बेटा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। रिलायंस लिमिटेड, तो बेटा अगर आप कंपनीज की डेफिनेशन भी पढ़ोगे क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर आपको सारी डिटेल दी गई है, अलग अलग तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है। और स्पेसिफिकली अगर आप कंपनी को पढ़ोगे तो कंपनी की डेफिनेशन में यही लिखा, कैरेक्टरिस्टिक्स में यही लिखा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। आया मजा सुन के? तो क्या है बेटा? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कानून ने बनाया है। कौन सा कानून है? कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो ऐसी चीजें आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो कुल मिला के हम बात कर रहे हैं उनकी जो, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट। कुल मिला के किसकी बात कर रहे हैं हम बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट, यानी ऐसी, है ना, ऐसा ढांचा जो मतलब क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेट किया गया है कानून की नज़रों में। जैसे अगर हम कोई एनजीओ भी खोलते हैं, ट्रस्ट खोलते हैं और वो हम रजिस्टर करवाते हैं, तो बेटा वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बन जाता है, ठीक है। तो जैसे हम मानते हैं मेजर्स, ठीक है, मेजर्स हर्ष एंड ब्रोज, ठीक है, मेजर्स प्रिंस एंड सन्स, आपने सुना होगा, ठीक है, और रिलायंस लिमिटेड, ये कंपनीज है। तो ये सब बेटा किसके एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल पर्सन, यानी पर्सन है लेकिन आर्टिफिशियल नेचर के। फिर बात करते हैं बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की। किसकी? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की। तो बेटा यहां पे नाम देखो, रिप्रेजेंटेटिव, यानी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देसी भाषा में बोलूं, देसी भाषा में इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी अकाउंट जिसको पढ़ करके, जिसका नाम पढ़ के आपको याद आ जाए किसी की, ठीक है, ऐसा कोई भी अकाउंट जिसको पढ़ के नाम मतलब किसी की याद आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल अकाउंट। सर हमें तो याद नहीं आ रही, नालायक हो तुम, तुम्हें याद नहीं आ रही तो। कैपिटल अकाउंट से पता किसकी याद आती है? कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है बिजनेस ओनर को। बिजनेस ओनर एक पर्सन है और उसको रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, इसलिए कैपिटल अकाउंट इन तीनों में से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। सर इसके अलावा कोई एग्जांपल? बिल्कुल है भाई, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। क्या बेटा? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो ये क्या हो गया? किसकी याद दिला रहा है बेटा? रेंट आउटस्टैंडिंग है, यानी आपने किराया भरा नहीं है और बार बार आपका लैंडलॉर्ड आपको कॉल करके धमका रहा, हाँ भाई पैसे देगा कि नहीं देगा कि घर खाली करवाऊं। दैट मीन्स कि आपको बार बार आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट किसकी याद दिलाएगा? आपको याद दिलाएगा लैंडलॉर्ड की, जो कि एक पर्सन है। तो इस तरह के अकाउंट्स होते हैं बेटा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं किसको?
इम्पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट, वास्तविक खाते, दूसरा होता है बेटा नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाते। सर इसकी हिंदी नहीं बताई, ये बेटा व्यक्तिगत खाते होते हैं। अब बेटा रियल, इसको पढ़ने के समझने के अलग अलग तरीके हैं। रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू असेट्स। कोई भी असेट होती है पर्सन्स को छोड़ करके, क्योंकि डेटर भी एक असेट है, डेटर भी क्या है बेटा, एक असेट है, उसको छोड़ करके मैं आपको बता रहा हूं जो भी असेट है वो रियल अकाउंट है। ठीक है, तो अकाउंट्स रिलेटेड टू असेट्स, इनको बोलते हैं हम रियल अकाउंट। ठीक है, एग्जांपल कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एटसेट्रा, ये सारी चीजें है ना। बढ़िया। फिर बात करते हैं किसकी, नॉमिनल अकाउंट की, नाम मात्र खाते की। अब मैं आपको बताऊं रियल अकाउंट समझने के पीछे सिंपल सा एक तरीका मैंने अपनाया। चलो पहले नॉमिनल अकाउंट बताऊंगा फिर बताता हूँ। तो नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, अकाउंट्स जो रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस। तो इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस से जितने भी रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो क्या निकालता है बेटा, वो कैलकुलेट करके देता है आपको प्रॉफिट या फिर लॉस, तो बेटा वो एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, रेंट अकाउंट वो नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट ये एक इनकम है तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है। तो सर अभी तो आउटस्टैंडिंग रेंट तो सर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और रेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। हाँ भाई देखो, कोई भी नॉमिनल अकाउंट, कोई भी एक्सपेंस वाला अकाउंट अगर है और वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा तो वो एकदम से क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट करने लग जाएगा किसी पर्सन को। तो जब तक वो आउटस्टैंडिंग या एडवांस नहीं है तब तक वो नॉमिनल है, लेकिन अगर वो आउटस्टैंडिंग हो जाए या एडवांस हो जाए तो वो किसी की याद दिलाएगा, रिप्रेजेंट करेगा किसी को, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। तो मैं आपको इसकी कहानी बता रहा था कि मैंने ये याद कैसे करे थे। अब देखो नॉमिनल अकाउंट तो बहुत सिंपल है, उसकी डेफिनेशन में लिखा है अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, तो ये तो साफ साफ बता ही दिया एकदम ही। लेकिन यहाँ पे नहीं बताया, कह रहे अकाउंट आर रिलेटेड टू असेट्स, तो फिर बात तो वही क्या, मतलब कैसे समझा, तो फिर इसको रियल अकाउंट क्यों बोलते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो मैंने क्या समझा, मैंने कहा देखो इसमें एग्जांपल दिए थे कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, तो रियल का मतलब क्या, रियल का मतलब ये क्या, आपको क्या दिख रहा है सामने, बिल्डिंग दिख रही है तो बिल्डिंग अकाउंट, तो वो वास्तविक, रियल का मतलब वास्तविक जो खाते होते हैं। तो अगर आपको जो दिख रहा है एक्चुअल में जो है उसी अकाउंट, उसी का नाम अकाउंट में रख दो। बिल्डिंग दिख रही है तो बिल्डिंग अकाउंट, कैश दिख रहा है कैश अकाउंट। ठीक है, अभी मेरे पास कोई नोट वोट नहीं तो मैं आपको खोल के दिखाता, ये 100 रुपये का नोट है तो क्या है, ये कैश है ना, तो ये कैश अकाउंट, तो ये क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई ये मैंने पेन 500 रुपये का बेचा, ये पेन मैंने 500 रुपये का बेच दिया, बहुत खास पेन था, जादुई पेन है, ठीक है, 500 रुपये का बेच दिया, मुझे 400 रुपये का पड़ा, तो ये जो 100 रुपये ये मेरा प्रॉफिट है। अब आप मानते हो कि नहीं मानते कि 400 रुपये का पेन बेच दूंगा, 400 रुपये की चीज 500 में बेच दूंगा, 100 रुपये प्रॉफिट होगा, और मैं आपको 100 रुपये दिखाऊंगा तो मैं बोलूंगा ये प्रॉफिट है मेरा। आप मानते हो कि नहीं मानते, प्रॉफिट है, 100 रुपये का प्रॉफिट है कि नहीं है, है। लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है, वो 100 रुपये कैश है, 100 रुपये एक्चुअल में कैश अकाउंट है, मतलब कैश है। तो हमने अगर किसी वास्तविक चीज को कोई नाम दे दिया तो नाम मात्र खाता बनता है। ऐसे याद किया था मेरे को, क्योंकि मैं उस टाइप का बच्चा था अपने टाइम पे जिसको लॉजिक पूरे चाहिए कि नहीं भाई, असेट अकाउंट, जितनी भी असेट है उससे रिलेटेड अकाउंट्स जो होते हैं उनको रियल अकाउंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कोई बात तो होनी चाहिए। और नाम मात्र खाता, हिंदी में बोलते हैं इसको नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। तो भाई नाम मात्र मतलब क्या, कि सिर्फ नाम के लिए, हाँ जी, एक्चुअल में 100 रुपये जो दिखाए मैंने आपको वो कैश है, तो वो कैश अकाउंट में जब जाएगा तो वो रियल अकाउंट बन रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई ये 100 रुपये का प्रॉफिट भी है मेरा, ये 100 रुपये जो आपको दिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे भी दो इंपैक्ट हो गए ना अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो।
कि 100 रुपये जो है हमारे पास वो कैश अकाउंट में भी जा रहे हैं और वो नॉमिनल अकाउंट में भी जा रहे हैं, क्योंकि जो 100 रुपये आपने कमाए वो एक्चुअल में तो कैश है, लेकिन वो कैश किस रूप में आए, प्रॉफिट के रूप में आए। अब जैसे भाई कई लोग बहुत अपनी चीज़ों से प्यार करते हैं, अपनी कार का नाम ठीक है रख देते हैं बसंती और ये और वो, ठीक है। जैसे कोई इंसान, एक मेरी जो सिस्टर है उनकी क्या कहते हैं फ्रेंड, उनको अपने मोबाइल से बहुत प्यार था, उन्होंने अपने मोबाइल का नाम रखा था लड्डू। तो देखो एक्चुअल में वो क्या है, वो एक्चुअल में मोबाइल ही है। तो वो अगर मान लो उस मोबाइल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो वो मेरा बिजनेस करने में मदद करे, मेरी एसेट है ना, तो मोबाइल अकाउंट एक एसेट में आएगा, रियल अकाउंट। लेकिन लड्डू रखने का मतलब थोड़ी ना कुछ होता, वो नॉमिनल अकाउंट हो गया ना बेटा। आ रही है बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हमने अलग अलग तरह के अकाउंट पढ़े, लेकिन अभी तक डेबिट क्रेडिट नहीं सीखा ट्रेडिशनल के हिसाब से। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनो कि अगर आपसे कोई पूछता कितने तरह के अकाउंट होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, तो बेटा एक पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा रियल अकाउंट होता है और तीसरा नॉमिनल अकाउंट होता है। लोग ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि इनके लिए एक ही रूल है, इसके लिए अलग रूल है, इसके लिए अलग रूल है, 3 गोल्डन रूल है। तो बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच में आप क्या पढ़ते हैं, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो बहुत फेमस है। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो पहला रूल क्या है बेटा, पहला रूल, अब गोल्डन रूल है तो येलो कलर से आना चाहिए ना। पहला रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। भाई बहुत रुलाया इन रूल्स ने मुझे, क्योंकि इनिशियली मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ। फिर डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर तीसरा रूल जो कि सबसे आसान है, डेबिट ऑल expenses and losses and credit all income and gains। ये 3 रूल है बेटा। सर अप्लाई कैसे करें? देखो भाई मैंने कैसे समझा, क्योंकि मैंने क्या बोला, मुझे हर चीज़ का लॉजिक चाहिए, मेरे को बदतमीजी बर्दाश्त है ही नहीं। लॉजिक नहीं दोगे ऐसे कैसे समझ लूँ, मैं नहीं खेल रहा, ऐसा वाला स्टूडेंट था मैं। तो वही लॉजिक मैंने ढूंढा, और मैंने किस तरीके से लॉजिक ढूंढा वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेटा 3 तरह के अकाउंट है, 3 रूल है, 3 तरह के अकाउंट है ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो बेटा मैंने इनको मैच करा कि भाई हर अकाउंट के लिए एक रूल है। पर्सनल मतलब जो पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है, तो हम पर्सन ही तो हैं जो कोई चीज़ ले सकते हैं या किसी को कुछ दे सकते हैं। अब जैसे मेरे पास पेन है, मैं कहूँगा ये लो पेन पकड़ो जी, पेन पकड़ो, तो आप पेन ले लोगे, तो मैं कौन हो गया, मैं हो गया गिवर और आप हो गए रिसीवर। तो मुझे समझ में आया कि भाई पहला रूल किसके लिए है, ये पर्सनल अकाउंट के लिए। ठीक है। फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा ये मेरा स्टॉक है, ये मेरे लिए क्या है, असेट है। असेट मैंने खरीदा तो मेरे पास आया, और मैं बेच दूंगा तो मेरे पास से चला गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट है भाई, एसेट है। बिल्डिंग खरीदूंगा तो आएगी, बिल्डिंग बेचूंगा तो चली जाएगी। तो बेटा ये रियल अकाउंट हुआ ना, तो ये रियल अकाउंट से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे कुछ कहने की जरूरत है क्या? नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है एक्सपेंस, लॉसेज, इनकम, गेन। तो बेटा ये नॉमिनल अकाउंट के लिए, इसलिए मैंने कहा था इसको तो पहचानना भी बहुत आसान है। आ रही है बात समझ में? तो बेटा ऐसे होता है काम। सर एक बार ना समझाओ करना कैसे है, कैसे डेबिट क्रेडिट। बेटा
अब ये डेबिट क्रेडिट जो होते हैं वो जर्नल एंट्री वाले चैप्टर के अंदर अच्छे से अप्लाई होते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने अभी जर्नल एंट्री के लिए आगे वीडियो आएगी, पूरा वन शॉट आएगा, अब बच्चों को नहीं पता तो मैं अब जर्नल एंट्री तो नहीं कराने लग जाऊंगा, तो थोड़ा सा फिर भी समझा देता हूँ। जैसे बेटा हम सबसे बेसिक चीज़ क्या सीखते हैं, पहली ट्रांजैक्शन जो होती थी वो होती थी, जैसे मान लो सोनू है, सोनू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, बाकी मुझे पता है कि आप लोगों को जर्नल एंट्री भी आती है, क्योंकि जो ये वन शॉट आपको मिल रहा है वो बहुत सही टाइम से मिल रहा है, आपके एग्जाम के आसपास बिल्कुल। ठीक है, तो इतना तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन स्टिल चलो सब कुछ ही बता दूंगा मैं। तो बेटा यहाँ पे दो इम्पैक्ट क्या निकल के आ रहे हैं, एक तो बेटा कैश आ रहा है बिजनेस में, तो कैश इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा बेटा बिजनेसमैन अगर कुछ भी दे रहा है तो बेटा वो कैपिटल में आता है, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब कैपिटल एक लायबिलिटी है, कैपिटल इंक्रीज होती है तो बेटा क्या करते हैं, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो ऐसे पहचानना है। कैश क्या है बेटा, कैश एक असेट है, असेट है, और यहाँ पे असेट क्या हो रही है बेटा, असेट इंक्रीज हो रही है, असेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। तो ये तो मैं जो समझा रहा हूँ वो बेटा मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से समझा रहा हूँ, अभी यही चीज़ मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से भी समझाऊंगा, और एंट्री देखो बिल्कुल सेम होगी। अब जिन बच्चों ने जनरल एंट्री सीखी हुई है उनको पता चल जाएगा। तो बेटा क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो भी अमाउंट है लिख देना। अब बेटा ये तो व्हाइट कलर से हमने लिखा के मॉडर्न अप्रोच लगा ली। अब बेटा हम इसको देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से। कैश अकाउंट बेटा एक रियल अकाउंट है, ठीक है, और रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, गोल्डन रूल क्या है बेटा, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है उसको क्रेडिट, जो आ रहा है उसको डेबिट। तो बेटा बिजनेसमैन ने पैसा दिया तो पैसा आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। और कैपिटल एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्या बेटा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है बेटा। अब बेटा ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बेटा कैपिटल एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जो ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओनर कौन, ओनर इज इक्वल टू सोनू भैया, ठीक है, सोनू जी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो क्या था बेटा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो सोनू भाई साहब तो पैसा दे रहे हैं ना बिजनेस को, तो सोनू यानी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन, हमारे सोनू भैया, और उनको रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट क्या बेटा, कैपिटल अकाउंट। तो देखो तब भी वही एंट्री हुई ना बेटा, वही डेबिट क्रेडिट आ रहा है। तो इस तरीके से समझो। एक और करके देखना, चलो जी एक और करके देखते हैं। जैसे हमने बिल्डिंग परचेज करी है ना, बॉट बिल्डिंग फॉर कैश, और वैसे भी कैश में ही होता है बेटा, कोई सब्जी थोड़ी है जो उधार लेके आ जाओगे। तो बिल्डिंग, यहाँ पे दो इम्पैक्ट आ रहे हैं, तो बिल्डिंग बढ़ रही है बेटा, बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है क्योंकि खरीदोगे तो इंक्रीज होगी, और बेटा पैसा जा रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है। तो बेटा दोनों ही क्या है, असेट है, दोनों ही क्या है, असेट है। असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, और असेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। मैंने बोला ना मॉडर्न अप्रोच ना एकदम सटीक है, एकदम डायरेक्टली समझ में आ जाती है, लेकिन जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें सोचना पड़ता है कि ये कौन सा अकाउंट है, फिर उसके लिए कौन सा गोल्डन रूल है, फिर डेबिट क्रेडिट। लेकिन जो भी आपको आसान लगे वो करो, दोनों से आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है। तो बेटा दोनों ही क्या है, दोनों ही आपके लिए रियल अकाउंट है, दोनों ही आपके लिए रियल अकाउंट है, ठीक है। तो रियल अकाउंट के लिए क्या बनता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये बेटा कम्स इन हो रहा है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये गोज आउट हो रहा है बेटा, जो जा रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखो पहले हमने इसको असेट के रूप में देखा,
तो बेटा डेबिट क्रेडिट हुआ। हमने इसको रियल अकाउंट के रूप में देखा यानी ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, तब भी ये डेबिट क्रेडिट बिल्कुल सेम हो रहा है। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी बेटा, एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, आई होप आपको डेबिट क्रेडिट अच्छे से समझ में आ गए हैं। ये जीवन का सबसे बढ़िया मौका है जब हम कॉमर्स की जो जर्नी है उसको शुरू कर रहे हैं, तो ये पहला पड़ाव है जो सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना बेटा कुछ नहीं है। ये वो सब्जेक्ट ही नहीं है कि आप 5 साल हो गए अकाउंट पढ़ते हुए लेकिन आपने डेबिट क्रेडिट नहीं सीखा, काम चल रहा, नहीं चल सकता। बहुत ही कनेक्टेड चीज़ें पढ़ते हैं बेटा अकाउंट्स के अंदर हम। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया होगा इस चैप्टर में। एंड मैं उम्मीद करूँगा कि ये सेशन आप ज़रूर लाइक करेंगे। भाई आपको पसंद तो आया होगा, है ना? तो लाइक ज़रूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे जो क्लास 11th में या जिनको अभी डेबिट क्रेडिट अभी भी नहीं आता। ठीक है, उसको लिंक क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे जाना, ये ले नालायक देख ले, कमेंट करके बताएंगे जो भी चीज़ें मैंने इसमें पूछी। प्रॉमिस करेंगे कि भाई एक महीने तक एटलीस्ट आप ये ट्राई करके देखोगे, एकदम जपोगे बेटा कि एसेट है, बिल्डिंग एक एसेट बढ़ गई तो डेबिट होता है। दिमाग में ऐसा भरते चलो। लोन लिया, लोन एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होता है ना। आपकी अकाउंट ठीक हो जाए, मैं कह रहा हूँ भाई दावा है। ठीक है, और भाई अगर इतना इफेक्टफुल आपको सेशन मिल रहे हैं यहाँ पे तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता ही है। ठीक, एंड बाकी तो भाई जय हिंद, मज़े से पढ़ो। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई ये जो चैनल है आपका, इसमें प्लेलिस्ट वगैरह आपको सारी बन के मिली हुई है, तो एक बार इसको देख लेना। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए। या फिर अगर आपको कोई बुक्स खरीदनी है जिसमें माइंड मैप समरीज अच्छे से हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, BST हो, अकाउंटेंसी हो, तो बेटा आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे चले जाना या ऐप डाउनलोड करके देख लेना है। इसको थोड़ा स्क्रॉल करके आपको स्कूल के 12 करके आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लास 11th में है तो क्लास 11th क्लिक करिए, CBSE बोर्ड क्लास 11th पे आप क्लिक करिए। ठीक है, अगर आपको कोई बैच में इनरोल करना है, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं बेटा, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। ओके, और बेटा अगर आपको चाहिए ई बुक्स जो आपको बहुत काम आएगी, देखो जरा, जैसे फॉर एग्जांपल खास तौर पे बेटा जैसे एक थियरी है ना, थियरी, उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो बेटा जो आपको ई बुक्स में, अड्डा की ई बुक्स में दिखाई दे रहा है वो क्या है बेटा, थियरी मिल रही है, माइंड मैप मिल रहे हैं, मतलब शॉर्ट में सब कुछ निपटा दिया बेटा। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सैम्पल पेपर्स मिल रहे हैं, NCERT सॉल्यूशन मिल रहा है। तो बेटा इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। ठीक है, और बुक का प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 254 का है, जिस पे अभी और डिस्काउंट आपको मैं दिलवाऊंगा। बाय नाउ पे क्लिक करके आपको एक कूपन कोड लगाना है। कूपन कोड क्या है बेटा, Y550S। ठीक है, Y550S। तो आपके पास बुक्स होंगी नो डाउट, लेकिन ये आपके बहुत कम आएगी। तो अप्लाई किया बेटा, तो अब आपका जो ये प्राइस 254 का पड़ा है, 248 के आसपास आपको पड़ेगा। और मैं क्या कह रहा हूँ, बुक्स आपके पास भले ही होंगी लेकिन आपके पास क्रिस्प नोट्स की तरह ये काम आएगा, बहुत काम आएगा। आपके लैपटॉप में या आपके जो मोबाइल है, टैबलेट्स हैं, उसके अंदर बेटा आप एक्सेस ले सकते हैं। 12 महीने तक आपके पास रहेगी ये, और आप इन्जॉय कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो को भाई लाइक शेयर सब करके सब तक पहुंचा दो, एंड कमेंट तो करना ही है क्लास कैसी लगी। ठीक है, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, और सब्सक्राइब करके चलो, क्योंकि आपके मिड टर्म में भी आपके बहुत सारे सेशन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, और आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेशन तो मिलेंगे ही। ठीक है, पूरे साल भर हम आपके साथ हैं। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।